नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस की पहली, बीजेपी की दूसरी लिस्ट शनिवार को जारी हो गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के करीबी 34 नेताओं को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सीएम गहलोत के नजदीकी 23 और सचिन पायलट के करीबी 10 नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। इससे एक तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को मनाने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी गहलोत और पायलट के बीच तालमेल बनाया गया है। पर अब भी वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट का इंतजार है। दूसरी सूची आने के बाद भी बीजेपी में राजसमंद, जयपुर, कोटा, उदयपुर में विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वहां कई मंत्रियों के नाम टिकट सूची में दर्ज नहीं है। क्या उन्हें टिकट मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है या फिर दूसरी सूची में मंत्रियों को शामिल कर लिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर ही चर्चा होगी, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच बीजेपी के विरोध पर राजेंद्र सिंह राठौर का रिएक्शन सामने आया है। हमारे सहयोगी ने राजेंद्र सिंह राठौर से बात की है और उन्होंने जवाब दिया है उन सवालों का जिनमें बीजेपी में उठ रहे बगावत के सुर को लेकर चर्चा थी। क्या कुछ कहा है राजेंद्र सिंह राठौर ने, पहले वो सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, जिनसे हम बात करेंगे कि जो बीजेपी ने अपने 124 उम्मीदवार उतारे हैं किस तरीके से देखते हैं, और वहीं कांग्रेस के जो 33 उम्मीदवार हैं उनको किस तरीके से बीजेपी अपने टक्कर रही। सर, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने अपने 124 उम्मीदवार। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हम अगस्त के अंदर अपने 200 उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। आज अगस्त को गुजरे महीनों हो गए, पर कांग्रेस के अंतर्द्वंद ने आज तक 3 दर्जन अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 124 योद्धाओं को चुनावी दंगल में उतारा है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब लोग संगठन के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और जिस प्रकार के उम्मीदवार उतरे हैं कांग्रेस का हारना निश्चित है। सर, एक सवाल, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली सूची के अंदर लगभग 7 सांसद उतारे, लेकिन 7 में से 6 का काफ़ी विरोध भी हुआ, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं को किस रूप में कहाँ कैसे काम लेना है, ये निर्णय हमारा आलाकमान करता है और आलाकमान के निर्णय के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध नहीं। हम सब लोग जो कुछ भी निर्णय करते हैं, सामूहिक निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और उसी का नतीजा है कि पहले सूची के अंदर छोटी मोटी कोई बात रही होगी, अब सारे लोग एकाकार होकर आज भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के साथ। लेकिन सर, अगर देखा जाए जैसे देवजी पटेल हैं, इनका विरोध अभी भी चल रहा है, तो इसको किस तरीके से बीजेपी निपटे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं जिसको हम सुधार नहीं कर सकते। धीरे धीरे सारी स्थितियाँ सुधर रही। सर, एक सवाल, जिस तरीके से अभी मोदी जी ने महिलाओं को लेके एक बिल पास किया था, दोनों पार्टियों ने महिलाओं को लेके काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी की थी, लेकिन दोनों पार्टियों के अगर आप लिस्ट देखते हैं, उम्मीदवार देखते हैं, तो उनमें महिलाओं को कम तरजीह दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 13-14% महिलाओं को उतारा था, इस बार भी उतारेगी। ये थे राजेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पिछली बार 13 से 14% महिलाओं को तरजीह दी गई थी, इस बार भी महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो राजेंद्र सिंह राठौर बीजेपी में उठ रहे बगावत के सुर पर बयान दे रहे थे। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी उम्मीदवारों की सूची में, इस पर भी उनका रिएक्शन आया है। रिएक्शन अब हम पौरुष भारद्वाज से भी लेंगे, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं, और अविनाश त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपसे। आप ही के नेता का बयान हम लोग अभी सुन रहे थे। इसमें एक बड़ी बात अब यह है कि पहली लिस्ट के बाद जो अंदरूनी कलह के सुर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ रहे थे, आप लोग दावा कर रहे थे कि अब बहुत जल्दी ये सुर शांत हो जाएंगे, ये आवाज़ें दब जाएंगी। राजेंद्र राठौर ने पहले भी कहा था, सीपी जोशी साहब का भी बयान आया था कि इस तरह की बातें बंद हो जाएंगी, विरोध नहीं होगा, बगावत नहीं होगी। अब दूसरी सूची आपकी आई 83 नामों की, फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। तमाम अलग अलग जगहों से विरोध के सुर उठ रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका इस सूची पर, इस तमाम विरोध पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, और चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो,
चाहे स्थानीय निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हम्म टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, एक कार्यकर्ता को मिलता है। हम्म और हर विधानसभा क्षेत्र में 5-10 कार्यकर्ताओं की अभिलाषा होती है कि मैं भी जन सेवक बनकर जनता की सेवा करूं। ये होता है। टिकट एक को जब मिलता है तो कुछ आक्रोश कुछ समय के लिए होता है, और हर चुनाव के अंदर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित कार्यकर्ता है, अनुशासित आकांक्षी है, टिकटों के आकांक्षी वो भी अनुशासित है, तो कुछ समय के लिए आक्रोश होता है। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी ने 112-113 की सूची जारी की है। आप जैसा स्वयं बता रहे हैं कि 3 या 4 जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, सच्चाई है। आक्रोश होता है जब टिकट कटता है किसी का भी, लेकिन मान जाता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और 114-113 सीटों में से अगर 3 या 4 जगह कोई कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि मेरे को टिकट नहीं मिला, मेरे को मिलना चाहिए था, मान जाता है, हमेशा मानता है। लेकिन यही स्थिति जब आप दूसरी विपक्षी दल की देखेंगे तो टिकट मिलने से पहले ही हंगामे शुरू हो गए कांग्रेस के अंदर। ये बताता है कि केडर बेस्ड पार्टी में, अनुशासित कार्यकर्ता की पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या अंतर है। ठीक है। और एक राज्य के मुख्यमंत्री एडवांस में टिकट डिक्लेयर नहीं किए, एडवांस में डैमेज कंट्रोल की भाषा बोलने लग जाते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने सचिन पायलट समर्थकों के टिकट नहीं कटवाए हैं। पायलट साहब कह रहे हैं कि मैंने 5 सितंबर की घटना में जो इन्वॉल्व है उनका विरोध नहीं किया है। ये क्या इंडिकेशन करता है? ये इंडिकेशन ये करता है कि उस दल में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तूफान से पहले की शांति है। पहली बात सुना आपने पौरुष भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी अपना तो डिफेंस दे ही रही है, लेकिन आप पर अटैक भी कर रही है, बता रहे हैं कि आपकी स्थिति तो और भी ज्यादा गड़बड़ाई हुई है। मैं खत्म कर देता हूँ, एक लाइन बोल के खत्म कर देता हूँ पौरुष जी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी डरी हुई क्यों है, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जब एक पीएससी के मेंबर की नियुक्ति की थी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने मकराना विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए, उसमें हमारे को फायदा मिल रहा था, इसलिए मैंने पीएससी का मेंबर बना दिया, बिना कागज को जांचे, बिना पेपर को पढ़े, बिना नोट शीट को पढ़े। आप ये समझिए कि जिन मुख्यमंत्री साहब को एक सीट की इतनी चिंता है, उनकी सरकार जाने वाली है। ठीक है। इसीलिए एक सीट के लिए उन्होंने पीएससी का मेंबर बनाना, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, सरकार का अधिकार है, क्यों नहीं बनाना चाहिए। लेकिन 4.5 साल तक जो पार्टी नींद में सोती रही, जनता का ध्यान नहीं दिया और रातों रात हड़बड़ाहट में, क्योंकि उनको पता है मानने वाले नहीं है। ठीक है चेतन जी, रिएक्शन ले लेते हैं पौरुष भारद्वाज से। क्या कर रहे हैं? देखिए मुझे चेतन जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता इन दिनों जो टीवी पर आ रहे हैं और इनकी जो भाषा शैली जो है और जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं एंकर जो होते हैं वो, या पत्रकारगण विश्लेषक जो बैठते हैं डिबेट्स में, वो इनसे इनकी पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं और घुमा करके सारी सुई को हमारे ऊपर ला देते हैं। तो इस बात की हताशा का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हताश हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की हताशा का परिचय इनके टिकट घोषित होने के बाद सड़क पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो इनकी पहली सूची थी जिसमें इन्होंने करीब 41 टिकट घोषित किए थे और इन्होंने कल जो 83 टिकट घोषित किए, उसके बाद जो कुल मिला के 124 इन्होंने घोषित किए, तो उसके बाद में जो सड़क पे इनके सिर फुटबॉल हो रही है वो इनके साफ साफ नजर आ रही है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट के नाते गवर्न करते हुए 9 साल हो गए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नाते 5 साल पूरे होने को आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ना तो केंद्र सरकार के नाते कहीं पर भी नजर आई और ना भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं पर भी विपक्ष के नाते नजर आई। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लोग जो है सारे हम लोगों में उलझे रहे, ये लोग की सब सचिन पायलट जी के क्या चल रहा है, कांग्रेस के क्या चल रहा है। मैंने इन लोगों को कई बार अपनी अनेकों टीवी डिबेट्स में कहा कि भाई हमारी पार्टी सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी जो है वो हम लोग आपस में एक दूसरे की कमियां जनता के हित में निकालते हैं और हम उसको सुधरवाते भी है, ताकि और जब चुनाव में जाते थे मजे के जाते हैं। आप लोग अपने घर पे ध्यान दीजिए, देखिए इनके यहाँ पे कब 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सीएम के कैंडिडेट हो गए। इनको खुद को नहीं पता पड़ा कि इनके यहाँ पे कब क्या हो गया, इनके यहाँ पे कब क्या आक्रोश जो है फूट रहा था आपस में। कब इनके यहाँ पे देखिए सतीश पूनिया जी जब पार्टी अध्यक्ष नाते कोई कार्यक्रम रखते थे तो उसी दिन इनकी क्रोडियाल नहीं पौरुष जी दूसरा कार्यक्रम लेकर के जो है सीएम हाउस में धरने पे बैठने की बात करते थे। उसी दिन इनकी वसुंधरा राजे जी अपने जन्मदिन से कई दिन पूर्व अपना जन्मदिन जो है सालासर बालाजी में जाकर के मना करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी। तो आप लोग किस नाक से, किस मुंह से आप लोग हमारी पार्टी के अंदर फूट की बात करते हैं। देखिए मेन बात चुनाव की होती है, चुनाव आए और जी आचार संहिता लागू होने तक, मैं आपकी बात पूरी करवाऊंगा, मैं कह रहा हूं आचार संहिता लागू होने तक आप लोग दावा कर रहे थे कि आप लोग आगे हैं। तमाम मंथन हुए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, बड़े बड़े नेता राजस्थान आए, आपके प्रमुख नेता दिल्ली गए, तमाम बैठकें हुई, उसके बावजूद सिर्फ 33
अब उम्मीदवारों की सूची आप लोगों ने जारी की है तो उसमें सवाल तो खड़े होते हैं उससे कि भाई जहां दावा हो रहा था कि 100 पर सहमति बन गई है, वहां पर सिर्फ 33 नामों की सूची जारी की गई। देखिए, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने निरंतर राजस्थान में जन कल्याणकारी कार्य किए और जिस प्रकार से जनता का हमें समर्थन मिला, और जनता का समर्थन मैं सिर्फ इस मायने में नहीं कहता आपको कि इनके थोती बातें हम नहीं करते कि जब ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे या फिर ये परिवर्तन संकल्प रैली निकाल रहे थे और इनको अपने यहाँ पे भीड़ जुटाने के लिए तक इनको जो है एक अश्लील डांसरों के नृत्य कराने पड़े, और कैसे मीडिया तब मीडिया हाउसेज से दिखाया कि इनकी सीटें खाली पड़ी थी, इनकी कुर्सियां खाली पड़ी थी। हम लोग तथ्य में बात करते हैं, हम लोग ठोस बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया, और आपको पता है जैसा कि राजस्थान की चुनाव आयोग द्वारा जो है राजस्थान के मतदाताओं की संख्या जारी की गई 5,26,00,000। उसमें देखिए 3 करोड़ मतदाताओं ने आगे बढ़ करके हमें सुझाव दिए। उन्होंने हमें सुझाव, आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने सुझाव दिया, सामाजिक क्षेत्र में हमें सुझाव दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में सुझाव दिया। उन्होंने ये बताया, हमें राज्य के नागरिकों ने यह सुझाव दिया कि हम लोग 2030 में राजस्थान को कहां देखना चाहते हैं और आपके साथ देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो हमें हमारे साथ देखना चाहते हैं। तो ये इस बात का परिचय है कि राजस्थान की जनता हमारे साथ है। और देखिए, जहां तक रही बात टीवी की टिकट देर होने की, तो निश्चित तौर पे हमारे द्वारा आपको पता है जैसा कि हमारे द्वारा इस बार जो है कई तरह की प्रक्रियाएं टिकट बंटवारे में अपनाई गई, जो हमारा परंपरागत पैटर्न था। उसके अलावा हमने इस बार आम जो नीचे जो हमारी सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारे यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष जो होता है, हमने उसको एक टिकट विधायक के टिकट के लिए हमने ऑथोराइज किया। देखिए, बड़े गर्व की बात है, मैं हवामल विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं हवामल विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हूं, मैं यहाँ पे बहुत एक्टिव हूं। हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष ने बड़े गर्व से इस बात को जो है व्हाट्सएप पे डाली। बोले साहब देखिए, बोले कि ना आज मेरे कांग्रेस पार्टी मेरा स्तर देखिए आप, कि जो मेरे वर्तमान जो विधायक हैं, जो मंत्री राजस्थान सरकार में, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, मेरे लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, देखिए आज ये सब लोग मेरे पास अपना टिकट का आवेदन लेकर करें। तो आप सोचिए कि हमारी पार्टी कितनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है कि जो सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ हमारा जो ब्लॉक अध्यक्ष है उसको हमने ये गर्व अनुभूति कराने को दिया। और देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, नहीं तो आप लोग फिर दावा कर रहे थे कि अगस्त में ही हम लोग सारी सूची जारी कर देंगे। शुरुआत में दावा किया गया था कि अगस्त के महीने में सूची जारी कर दी जाएगी, तमाम दावे किए जा रहे थे। और अब लेकिन उन दावों में भारतीय जनता पार्टी आपसे आगे निकल गई है। 124 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है, आप लोग 33 पर ही हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अविनाश त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी है, रिएक्शन दिया है इस उम्मीदवारों की सूची आने के बाद। कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुना। मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है राजस्थान की, अब क्योंकि 2 लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है, 33 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी कर चुकी है। अविनाश त्रिपाठी, आप इस वक्त मौजूदा स्थिति को कैसे देख रहे हैं राजस्थान की? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं कांग्रेस से शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेस के साथ मुझे लगता है एक चीज पॉजिटिव और एक चीज थोड़ी नेगेटिव मुझे नजर आ रही है। पहले पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ है पिछले अगर 25 साल का मैं इतिहास अगर राजस्थान का देखूं, 98 से लगातार सरकार बदलती रही है। एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और अगली बार बीजेपी की सरकार आई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में होने के बाद अगली बार दोबारा उसको उसी तरीके से वो फाइट दे रही है जैसे वो सरकार में या तो वापस आ सकती है या वो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट बीजेपी के साथ में जा सकती है। ये संभावना बहुत कम राजस्थान के पॉलिटिक्स में पिछले 25 साल से होती रही। नॉर्मली व्हाइट वॉश होता रहा है, एक पार्टी जो है सत्ता में रहने के बाद अगली बार वो चली जाती है। ये उनके साथ कुछ मुझे फाइट नजर आ रही है, तो मुझे लगता है एक अच्छी चीज कांग्रेस के लिए। दूसरा जो मुझे चीज नेगेटिव लग रही है, जिस तरीके से कर्नाटक की शैली को, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लगभग उसी तरीके से लड़ने का प्रयास इस बार राजस्थान में करने का पार्टी ने डिसाइड किया था। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था कि 3-4 महीने पहले ही सारे कैंडिडेट, जितने जिताऊ कैंडिडेट थे, उनकी लिस्ट निकाल दी थी और पूरी पार्टी पूरी क्षमता के साथ उनके साथ जुड़ गई थी जिससे चुनाव को जीता जा सके। इस बार जो असमंजस की स्थिति कांग्रेस में दिखाई दे रही है कि बहुत निकट चुनाव आ गए हैं, अभी तक सिर्फ जो है वो 1/4 भी जो है वो टिकट की घोषणा नहीं हुई है, वो मुझे लगता है कहीं या तो बैकफुट पे इनको डाल रही है या जो आंतरिक विद्रोह बहुत तेजी से ना हो जाए उसको संभालने की पहले अंदर खाने में कोशिश की जा रही है कि वो संतुलन पहले अंदर ही साध लिया जाए और पब्लिक फोरम में या पब्लिक डोमेन में तब तक नाम नहीं लिया जाए जब तक अंदर का सारा मामला हम निपटा न लें। तो ये जो असमंजस की स्थिति है, ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को लगातार बैकफुट पे कर रही है, इसको देखना चाहिए। बीजेपी की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने लगभग 125 से ज्यादा जो है वो सीट की घोषणा कर थोड़ा सा वो एडेड एडवांटेज तो जरूर उन्होंने लिया है कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो अपने कैंडिडेट पे बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ, एक चीज उनके साथ भी थोड़ा मुझे नेगेटिव जो नजर आई है कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो मेन छत्रप राजस्थान की राजनीति का हुआ करता था, वसुंधरा राजे, अगर मैं बीजेपी की बात करूं,
उसका थोड़ा जो कम सक्रिय होना, वो कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी पक्ष थे उनको मजबूत कर गया। और मजबूत करने की वजह से जो पावर एक सेंटर हुआ करता था राजस्थान बीजेपी में, एक ही पावर सेंटर पिछले 25 साल से हुआ करता था, वो पावर सेंटर अब 3-4 लोगों में डिवाइड हो गया है। डिवाइड हो गया। वो कहीं एक सतीश पूनिया का भी एक सेंटर क्रिएट हो गया है, सीपी जोशी का भी एक सेंटर क्रिएट हो गया है। इसने कुछ हद तक जो है वो थोड़ा स्थिति को कमजोर किया है। लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज दिखाई दे रही है कि वसुंधरा राजे के जो घोर समर्थक हैं उनको टिकट देकर कहीं ना कहीं वसुंधरा के हाथ को मजबूत करने की भी कोशिश की गई है। और कहीं शीर्ष नेतृत्व तो ये इशारा भी कर रहा है कि अभी हम किसी का नाम तो घोषित नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में इसके लिए एक सही शब्द हम ये भी कह सकते हैं कि शायद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, क्योंकि पहली सूची जब आई थी तब आरोप लगातार लगे थे कि वसुंधरा राजे का जो खेमा है, उनके जो समर्थक हैं, उनके टिकट काटे गए हैं कई लोगों के, और जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि वसुंधरा खेमे को कमजोर किया जा सके। लेकिन डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, इस बार जब आपकी सूची आई तो आपने वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को इस बार टिकट दिया है, चाहे वो कालीचरण सर्राफ हो, वासुदेव देवनानी हो, हेम सिंह भड़ाना हो, ओटाराम देवासी हो, तमाम ऐसी लंबी सूची है जिसमें वसुंधरा खेमे को इस बार आपने संतुष्ट करने की कोशिश की है। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से इस बार की गई? क्या आप आला कमान को ये महसूस हुआ कि रणनीति जो पहली लिस्ट जारी करने में आप लोगों ने अपनाई थी वो कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित हो रही थी? इस बार स्थानीय लोगों को आपने ज्यादा चांस दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, वह है कमल का फूल। दूसरे गुट के ना तो उसके बारे में हम सोचते हैं और ना समझते हैं ना जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने दूसरी सूची की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची भी जारी की, दूसरी भी जारी की। हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे और हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसलिए ठीक नहीं है और कांग्रेस की अच्छी है। इसलिए अच्छी है कि कांग्रेस ने 4.5 साल में क्या दिया है? बेरोजगारों पे लाठीचार्ज, युवाओं पे लाठीचार्ज, शिक्षकों पे लाठीचार्ज, वीरांगनाओं पे लाठीचार्ज, डॉक्टरों पे लाठीचार्ज, और तो और इन्होंने किसान। नहीं, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आपसे चेतन राजपुरोहित जी, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं आपसे? सवाल आपने सुना नहीं ठीक से लगता है। आप कह रहे हैं कि एक ही खेमा है, कमल का फूल है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है ना। ये तो आपने आइडल बात करी, आपने एक ऐसी बात करी जो कि होनी चाहिए एक संगठन के अंदर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आपके सवाल का जवाब देना मेरी ड्यूटी है, लेकिन मेरे को मित्रों के जवाब भी देना। पहले एक लाइन बोल के खत्म, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अब ये सारे काम जो राजस्थान की सरकार ने जो विरोध में, जनता के विरोध में किए हैं, तो इनकी विदाई तय है। इन्होंने जो महंगाई राहत कैंप जो लगाए थे वो इनके एक्चुअली विदाई समारोह थे सरकारी खर्चे के ऊपर। गहलोत साहब विदाई लेने के लिए गए थे, हर जिले के अंदर हर विधानसभा में विदाई समारोह था कांग्रेस का, ये राहत कैंप नहीं थे। पहली बात। अब आता हूं मैं आपकी बात में। वसुंधरा जी हो, सीपी जोशी जी हो, गजेंद्र सिंह जी हो, अर्जुन राम जी हो, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सांसद भी कार्यकर्ता है। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं सबसे पहले कार्यकर्ता हूं। और कार्यकर्ता जब होते हैं तब गुट नहीं होते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस बात फॉलो होती बीच में दिख नहीं रही थी। दूसरी सूची में आप लोगों ने कोशिश की है इस बात को फॉलो करने की। हाँ, इसी बात पे आ रहा हूं। जिन लोगों ने, जिन विधायकों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक जनता की सेवा की है विपक्ष में रहते हुए, उनको भारतीय जनता पार्टी तरजीह दे रही है। उनको और 5 साल सेवा करने का राजस्थान की जनता का मौका दे रही है। मैं इस बात से गर्व के साथ कहता हूं। नहीं तो नरपत सिंह राजवा का सीट क्यों बदलनी पड़ी आपको फिर? हाँ, सीट इसलिए बदली नरपत सिंह जी की कि हर कार्यकर्ता का काम किस रूप में लेना है, किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है, ये संगठन तय करता है। अब विधायकों की टिकट कटने की बात भी मैं करता हूँ, आप नहीं पूछा, लेकिन मैं बताता हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ। विधायकों के टिकट भी, ठीक है, पौरुष भारद्वाज से भी मैं सेम सवाल पर आऊंगा, क्योंकि उन विधायकों को संगठन में काम में लेना है, संगठन में जुटना पड़ेगा उन विधायकों को। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस जैसे नहीं है कि टिकट कटा और गाड़ियां जलानी शुरू की। जैसे मुख्यमंत्री जब बने थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जयपुर दिल्ली रोड पर गाड़ियां जलाई गई थी शपथ ग्रहण वाले दिन, क्योंकि बीजेपी धोखा नहीं देती है, कांग्रेस धोखा देने का काम करती है। और लास्ट लाइन के विराम दूंगा। होने के बाद ठीक है, आपके यहाँ पे कैसे सांसदों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कैसे सांसदों की गाड़ियों पे चढ़कर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे अनुशासन वाली पार्टी कहने वाली पार्टी कैसे हंगामा खड़ा हमारे कांग्रेस के देख रहे हैं हम लोग। लेकिन सुनिए हम
हम आपके हंगामे का आनंद नहीं ले रहे। हम लोग हमारी तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, मजे लेने वाले जो होते हैं उनको अंत में सजा मिलती है उनको। आप लोग 4.5 साल मजे लेने में लगे थे और आज आपको 4.5 साल बाद घर पे बैठना पड़ा, आपके सांसदों को 8 करना पड़ा आपको। देखिए, आप हमारे ध्यान चाहिए, आप अपनी पार्टी में ध्यान दीजिए। आप ना तब पुरुष भी को बोलना पड़ता है, सच्चाई नहीं बोलते हैं। ये बहुत समझदार आदमी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये हमारी पोल खोलने लगे चैनल पे, तब इनको मैं जवाब दूंगा। हमारी भी पोल खोली, हम बीच में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम सच्चाई पे टिके हुए हैं, राजस्थान की जनता के हित में टिके हुए हैं। ठीक है, राजपुरोहित जी जवाब ले लेते हैं। चेतन जी जवाब ले लेते हैं, पौरुष भारद्वाज से जवाब ले लेते हैं, और जवाब इस पर भी ले लेते हैं कि पौरुष जी, कोशिश तो आपने भी की है इस बार सेफ गेम खेलने की, सचिन पायलट के साथ मुलाकात करने। अभी लोकेश शर्मा पहुंचे हुए थे, गहलोत साहब के ओएसडी हैं, उनका भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम हमारे वरिष्ठ नेता हैं सचिन पायलट, तो उनसे मुलाकात तो सामान्य है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सामान्य मुलाकात बीते 4.5 साल में एक भी बार नहीं हुई, और अब जब उम्मीदवारों की सूची जारी होने का क्रम अब शुरू हो गया कांग्रेस में, तब सचिन पायलट से गहलोत साहब के ओएसडी मुलाकात करने पहुंचे। 33 नामों की सूची में आपने सचिन पायलट को भी संतुष्ट करने की कोशिश की है। बायतू हो, ओसिया हो, नोहर हो, विराटनगर हो, मुंडावर हो, लाडनू हो, इन तमाम जगहों पर आपने सचिन पायलट खेमे के या उनके जो समर्थक विधायक प्रत्याशी हैं उनको जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। गहलोत साहब के भी खेमे के लंबी सूची है। कोशिश आप लोगों ने की है कि 33 नामों में एक बैलेंस बनाया जाए। तो ये बैलेंस बनाने की जरूरत जो है आप लोग को क्यों पड़ रही है? क्योंकि पार्टी तो कह रही है कि हम सब एकजुट हैं, तो फिर जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाए। क्यों ऐसी मजबूरी में आप लोग हैं कि पायलट समर्थक को टिकट देना भी जरूरी है, इधर गहलोत साहब के खेमे को टिकट देना भी जरूरी है? खरगे साहब जब आए थे राजस्थान तो वो कह रहे थे जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, तो फिर क्यों समर्थकों के लिए मजबूर हो रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि जो सूची जारी हुई इसमें आपको कौन से हारने वाले उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई। और इनमें से ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो कि कल तक कांग्रेस में नहीं थे और आज कांग्रेस में आ गए, और उन्हें जो गहलोत साहब ने रिकमेंड कर दिया या पायलट साहब ने रिकमेंड कर दिया और वो लोग अपना टिकट ले आए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरी पार्टी, हमारा पूरा कुनबा शुरू से एक है। मैं 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी ये बात कहता रहा कि देखिए, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम है। हम लोग हमारी पार्टी के नेताओं को इस बात की छूट, सिर्फ इस बात की छूट नहीं देते कि आप हमारी विरोधी पार्टी जहां पे सत्ता में काबिज, उनकी कमियां निकालिए। हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, हम अगर उनकी कमियां निकालते हैं तो हम हमारी खुद की पार्टी की भी कमियां निकालना जो है जनता के हित में समझते हैं। और देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में जो आता है वो जनता के हित के लिए आता है। वो पार्टी उसके लिए मां समान होती है, परंतु पार्टी उसके लिए सेकेंडरी चीज होती है। प्राथमिकता उसकी जनता से जुड़े हुए हित होते हैं। और अगर यदि हमारी पार्टी के किसी नेता ने पिछले 4.5 साल में जनता से जुड़ी हुई कोई बात अगर उठाई सरकार के सामने और सरकार ने अगर उसको बात को मानी, तो मैं आपसे कहता हूं उसमें बुराई वाली बात कहे तो बहुत अच्छी बात है। हम कोई इनकी तरह थोड़ी ना आपके बात करेंगे। अब कुंदनपुर हमारे जो सीनियर नेता है भरत सिंह जी, उन्होंने कोई बात भाई साहब आप बीच में फिर बोल रहे हैं। अब आपने मुझे कहा जवाब ले लेते हैं, आपने मुझे कहा मैं सुनूंगा, आपने मुझे कहा मैं सुनूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा, वापस बोल रहे बीच में। मैं इस बात को कहूंगा, देखिए 2 उदाहरण आपके सामने है। एक उदाहरण आपके सामने भरत सिंह जी कुंदनपुरा का है और एक उदाहरण आपके सामने कैलाश मेघवाल जी का और सूर्यकांता व्यास जी का है। भरत सिंह जी ने अगर हमारी सरकार के खिलाफ कोई बात बोली तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए, उनको संतुष्ट भी किया और उनका काम करके उनको जो है मतलब सब तरीके से उनको बताया कि भाई उनकी शंकाओं का समाधान भी किया और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने सीधा नोटिस दिया और अपने सीनियर नेता जो कि भरत सिंह जी शेखावत के जमाने के नेता हैं, उनको 1 ही मिनट में नोटिस देकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने अगर आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगाए तो ज्यादा अच्छा ही होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे नैतिकता के नाते इस्तीफा मांगते। और हमारी पार्टी ने थोड़ा आरोप लगाए थे अर्जुन सिंह जी के ऊपर भ्रष्टाचार के। हमारी पार्टी अगर आरोप लगाती तो आप लोग कहते कि साहब आप तो विपक्षी लोग हो, आप तो आरोप लगाओगे। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनके ऊपर आरोप लगाए और बताइए आपने आरोप अच्छा, एक आरोप और भी है, उसकी जांच होनी चाहिए। और आपने तो आरोप लगाने वाले को एक आरोप और भी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता को बताइए आप मुझे। ठीक है, एक आरोप और भी है। मैं इस पर एक रिएक्शन जो है अविनाश जी आपसे ले रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में, समय अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अविनाश जी, महिलाओं को टिकट देने के लिए बहुत कवायद हुई है, महिला आरक्षण बिल भी इस बार पास हुआ, दोनों पार्टियां दावा कर रही थी कि हम लोग खूब महिलाओं को जो है भागीदारी देंगे। कांग्रेस ने अपने 33 उम्मीदवारों की सूची में 9 महिलाओं को जो है टिकट दिया है, वहीं भाजपा को भी
अगर देखा जाए तो अब बचे हुए जो 76 उनकी सीटें हैं उसमें से करीब 52 महिलाओं को उनको टिकट देना पड़ेगा, तब जाके 33% आरक्षण वाली जो बात है वो सिद्ध हो पाएगी। अविनाश जी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के इन टिकटों में आप, इस पूरी सूची में आप किस तरीके से इसको देखते हैं, जरा इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद डिस्कशन खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा असंतुलन है और ये साफ दर्शाता है कि जो बातें आप करते हैं वो सही रूप में उसको आप जमीन पे नहीं उतारते। दोनों ही पार्टियों ने ये जरूर दिखाने की कोशिश की, लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार बहस भी होती रही और पिछले कुछ दिनों में जो आरक्षण भी लाया, दोनों ने पार्टी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आके समाज को बदलने की कोशिश करें, लेकिन धरातल पर जब सीट घोषित हुई और उसके बाद उनके टिकट दिए गए तो उसमें वो कहीं दिख नहीं रहा है। दोनों पार्टी आई थिंक 10% से भी ज्यादा उन्होंने महिलाओं को टिकट नहीं दिए हैं। अब ये सारी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनको जिता सकते हैं, या जो खेमों में बटी हुई पार्टी है अपने अपने समर्थक, उनको आगे लाने की कोशिश के ऊपर ऑफ कोर्स पार्टियां दाव खेलेंगी, तो तमाम जो दावे हैं कि महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी और भी तमाम दावे, वो कहीं ना कहीं जब जीत की बात आती है तो असंतुलित हो जाते हैं। अविनाश जी, मैं आपका माफी चाहूंगा, समय आज हमारे पास इतना ही है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं अविनाश, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपका भी धन्यवाद। पौरुष भारद्वाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी राजस्थान की इस चुनावी चर्चा में आप तीनों लोग जुड़े। तो चुनावी चर्चा में हम लोगों ने बात की किस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी जो सूची जारी की है उसमें एक संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। आने वाले वक्त में दूसरी सूचियां जारी होंगी, तमाम नई संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं, लेकिन किस स्ट्रैटेजी पर दोनों पार्टियां काम कर रही हैं ये देखना, इस पर बात करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। इसी पर आज हम बात कर रहे थे। फिलहाल चुनावी चर्चा में आज इतना ही। एनडीटीवी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।